नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योद्धा IAS पर। मेरा नाम है जितेंद्र और मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। आज दिन है मंगलवार और डेट है अक्टूबर 3, 2023। तो बिना ज़्यादा देरी करे शुरू करते हैं अपना आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी न्यूज़ हम कवर करने जा रहे हैं और वो हमारे सिलेबस से किस सेक्शन से बैठेगी। तो एट 36% EBC's लार्जेस्ट ग्रुप इन बिहार शोज कास्ट स्टडी, ये हमारा GS2 के अंदर से आ रहा है। कैप्चरिंग द रेंज, ये हमारा क्लाइमेट चेंज से होने जा रहा है तो GS3 से। काउंटिंग डेथ्स इन इंडियाज प्रिजन, ये हमारा GS2 के अंदर से होने जा रहा है। इंडियन एयर फोर्स लाइकली टू इंडक्ट अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल बाय ईयर एंड, ये हमारा GS3 के अंदर से होने जा रहा है। वर्ल्ड रिपोर्टेड twice as many cholera cases in 2022 as in 2021 says WHO, ये हमारा GS3 के अंदर से होने जा रहा है। हैजा के बारे में है ये। न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कृपया हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप अपनी डिवाइसेस के ऊपर पा सकें। अब शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। At 36% EBC's लार्जेस्ट ग्रुप इन बिहार शोज कास्ट स्टडी। तो 7 जनवरी 2023 को बिहार गवर्नमेंट द्वारा एक पैनल बनाया जाता है और इस पैनल को काम दिया जाता है कि उन्हें पूरे बिहार के अंदर कास्ट सेंसस करना है, जातीय जनगणना उन्हें पूरे बिहार के अंदर करना है। और 2 अक्टूबर जो कि कल था, तो 2 अक्टूबर 2023 को ये जो सर्वे कराया गया था बिहार गवर्नमेंट द्वारा, इसके डाटा को पब्लिक कर दिया जाता है बिहार गवर्नमेंट द्वारा। अब हम देख लेते हैं कि इस डाटा के अंदर क्या क्या है और क्या होता है कास्ट स्टडी। तो सबसे पहले आप समझ लें कि जातीय जनगणना क्या होता है। कि नॉर्मल जनगणना जब होती है वहां पर हम जैसे पूरे भारत की जो नॉर्मल जनगणना हुई 2011 में, इसमें हम पूरी जो भारत की सिटीजन हैं इनकी जनसंख्या को पढ़ेंगे, क्या क्या व्यवसाय करते हैं ये देखेंगे, कहाँ रहते हैं ये देखेंगे, और इन सब चीज़ों से हमें जो सेंसस में जो हमें ज़रूरत है वो चीज़ें हम पूछेंगे जो रेस्पोंडेंट होंगे, जो सिटीजन होंगे उनसे, और उनके रिप्लाईज हम शेयर करेंगे। अब कास्ट सेंसस में क्या डिफरेंस है कि कास्ट सेंसस में कास्ट भी पूछी जाएगी। तो यहां पर जब बिहार में कराया गया ये कास्ट सेंसस, आपको एक चीज याद रखना है कि भारत के अंदर जो लास्ट कास्ट सेंसस कराया गया है वो हमारा 2011 में इको सोशियो कास्ट सेंसस कराया गया था भारत में, लेकिन उसका डाटा अभी तक गवर्नमेंट ने पब्लिश नहीं किया है, आपको ये याद रखना है। और जो विपक्षी दल है भारत के अंदर और जो विपक्षी दलों का ग्रुप है जैसे कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, इन सब की भी एक मांग है 2024 इलेक्शन से पहले कि भारत के अंदर कास्ट सेंसस कराया जाना चाहिए, और ये बहुत मांग उठा रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो बिहार के अंदर कास्ट सर्वे कराया गया है इसके अंदर क्या क्या निकल कर आया है। तो यहां पर आप मेरे साथ आ जाइए, ये कास्ट का काउंट है। अदर बैकवर्ड क्लास की हम बात करेंगे तो पॉपुलेशन में जो बिहार की पॉपुलेशन है उसके अंदर इनका शेयर है 27.13%, और इनकी जो पॉपुलेशन है जनसंख्या वो है 3.55 करोड़। तो आपको एक चीज यहां से देख लें, ये ओबीसी का है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की हम बात करेंगे तो 36.01%, ये एक्सट्रीमली बैकवर्ड में आते हैं ये लोग। इनकी जो शेयर है पॉपुलेशन के अंदर वो 36.01% है, और इनकी जो पॉपुलेशन में जनसंख्या में इनकी जो गिनती है वो है 4.71 करोड़। ऐसे ही हम शेड्यूल कास्ट की बात करेंगे तो शेड्यूल कास्ट है 19.65% बिहार के अंदर, इनका शेयर है पॉपुलेशन में, और इनकी जो जनसंख्या है वो है 2.57 करोड़। इसके बाद शेड्यूल ट्राइब की बात करेंगे तो 1.68%, ये इनका शेयर है पॉपुलेशन के अंदर, और इनकी जो जनसंख्या है वो है 0.22 करोड़। इसके बाद अनरिजर्व की बात करेंगे जिसमें जनरल और अदर्स आएंगे जो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, तो इनका जो शेयर है पॉपुलेशन के अंदर वो है 15.52%, लेकिन जो इनकी करोड़ में पॉपुलेशन है वो है 2.02%। तो यहां से आप देख सकते हैं कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, अदर बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, ये सब कुल मिला के ये हमारा हम देख सकते हैं कि ये बिहार के अंदर 85% से ज्यादा ये जनसंख्या बनाती है, शेयर बनाती है पॉपुलेशन के अंदर। अब यहां पर जो एक कास्ट सेंसस करवाया गया है बिहार के अंदर, तो यहां पर केवल जाति नहीं पूछी गई है, साथ ही साथ व्यवसाय भी पूछा गया है और आमदनी भी पूछी गई है कि किस जाति के पास कितना धन मौजूद है। तो आप यहां समझ सकते हैं कि ये जो 85% जाति हैं ये अदर बैकवर्ड क्लास, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के अंदर से आती हैं,
और मात्र 15.52% जो लोग हैं वो ही अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर से आते हैं। कुल बिहार की जो जनसंख्या वो निकल के आई है वो है 13.07%, माफ कीजिएगा 13.07 करोड़। ये कुल जो पॉपुलेशन निकल के आई है बिहार की ये है। अब आपको एक चीज समझ लेनी है कि ये एकदम एक्यूरेट पॉपुलेशन है, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, क्योंकि हमारे पास जो लास्ट सेंसस कराया गया था भारत के अंदर वो 2011 में ही कराया गया था, जिससे हम जनसंख्या नाप सकते थे। उसके बाद 2021 के अंदर सेंसस होना था भारत के अंदर, क्योंकि निर्धारित है कि हर 10 साल के अंदर भारत के अंदर सेंसस कराया जाएगा। लेकिन जो प्रेजेंट डे गवर्नमेंट है इसने सेंसस नहीं करवाया है और कहा जा रहा है कि 2024 के बाद के जो चुनाव होंगे, 2024 के फेब के महीने में जो चुनाव होंगे उसके बाद ही अब सेंसस कराया जाएगा। अब यहां पर आप एक चीज समझ सकते हैं कि जो प्रेजेंट डे गवर्नमेंट है वो भारतीय जनता पार्टी की, वो बेसिकली हिंदुत्व की आइडियोलॉजी लेकर चलती है। और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में जो अदर बैकवर्ड क्लास है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, ये सब नीचे के पायदान में आते हैं। जो हिंदुत्व की क्लास है, आइडियोलॉजी है, उसके हिसाब से तो अगर लोगों को पता चल जाएगा कि उनका शेयर कितना है पॉपुलेशन के अंदर, कितने करोड़ उनकी जनसंख्या है, तो ये गवर्नमेंट से अपनी डिमांड्स मांगने में और मजबूत हो जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट अभी ये चाहती नहीं है, जो केंद्र की सरकार है वो चाहती है कि 2024 का चुनाव हो जाए, हम जीत जाएं, उसके बाद देखा जाएगा जो सेंसस कराएगा। और देखने को क्या मिला है, जो गवर्नमेंट का क्या कहना है, गवर्नमेंट कहती है कि 2020 के बाद से कोरोना का लॉकडाउन लग गया और उसके बाद से चीजें अभी तक ठीक नहीं हो पाई हैं, जिस वजह से सेंसस नहीं कराया जा सका है अभी भारत के अंदर। अब यहाँ पे हम रिलीजन वाइज अगर देख लें तो ये बिहार के जो कास्ट सर्वे हुआ है इसके अंदर से रिलीजन वाइज अगर हम देखेंगे तो हिंदुओं का शेयर जो है वो है 81.99%। अब आप यहां समझ सकते हैं हिंदू के में कौन कौन, अदर बैकवर्ड क्लासेस में थोड़े से मुस्लिम ऐड होंगे, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास में थोड़े से मुस्लिम ऐड होंगे। अब यहां बाकी जो हम देख सकते हैं बिहार के अंदर तो 81.99% जो पॉपुलेशन में शेयर है वो हिंदुओं का है। मुस्लिमों का शेयर है 17.70%। इसके बाद क्रिश्चियन की बात करेंगे तो 0.05%। बुद्धिस्ट का हम बात करेंगे तो 0.09% और सिख की बात करेंगे तो 0.01%। ये तो हो गया आंकड़ों से। अब आप मेरे साथ आ जाइए, आप समझ लीजिए। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अब भारत जब इतने आगे बढ़ चुका है तो हम दोबारा ये जातिवादी व्यवस्था की तरफ क्यों जा रहे हैं, हम क्यों देखना चाह रहे हैं कि किस जाति में कितने पॉपुलेशन है, कितनी जनसंख्या है। तो आपको समझना है कि ये एक डाटा है और इस डाटा से हमें एग्जैक्ट पता चल सकता है कि हमें कैसे पॉलिसी आगे की बनानी होंगी देश को रूल करने के लिए। जो हमारे टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके पास अगर एकदम सटीक डाटा मौजूद होगा तो वो उस पॉपुलेशन के लिए, जैसे हम यहां पर अगर अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात करें या एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस की बात करें तो इस पॉपुलेशन के लिए क्या अलग पॉलिसी बनाई जाएंगी, क्या इनके लिए काम करना है, ये बहुत आसान हो जाएगा। इसी चीज की डिमांड जो अपोजिशन की पार्टी हैं वो कर रही हैं और अपोजिशन पार्टी कोशिश कर रही है कि 2024 के चुनाव के पहले वो सरकार को घेरें और इसी मुद्दे पर वो घेरना चाह रही हैं सरकार को, ताकि भारत के अंदर भी कास्ट सेंसस कराया जाए, जिससे हमें पता चल सके कि 1947 के बाद कितनी ऐसी जाति हैं जिन्हें जो रिजर्वेशन दिया गया है या बाकी चीजें दी गई हैं, प्रावधान करे गए हैं जिनके लिए, तो कितना सफल रहा है ये सब जांचने के लिए हमें डाटा की जरूरत है। और यही विपक्षी दलों का भी मांग है, लेकिन जो अभी प्रेजेंट डे गवर्नमेंट है वो इन सब चीजों से बचती हुई नजर आ रही है। ये जो सेंसस कराया गया है ये बिहार के अंदर कराया गया है, आपको याद रखना है। और बिहार में ये 7 जनवरी को शुरू किया गया था, 2 फेज में कराया गया है और 2 अक्टूबर 2023 को इसका जो डाटा है उसे पब्लिक कर दिया गया है। आगे हम चलते हैं। कैप्चरिंग द रेंज, इंडिया नीड्स ऑल वेदर इंश्योरेंस अगेंस्ट वैगरीज ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट। तो ये एडिटोरियल सेक्शन से है, क्लाइमेट चेंज की बात करता है ये एडिटोरियल, और साथ ही साथ बात करता है कि कैसे भारत के अंदर देखने को मिला है कि 2018 के बाद से जो मॉनसून था वो अच्छा चल रहा था भारत के अंदर, लेकिन 2023 में हमें देखने को मिला है कि जो मॉनसून है भारत का, जो इस साल मॉनसून आया था उसमें हमें गिरावट देखने को मिली है। और जो अनुमान था, जिसे हम नॉर्मल कहते हैं, जून से सितंबर के बीच में इस साल का अनुमान था इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कि जो बरसात होगी भारत के अंदर वो नॉर्मल हो सकती है। लेकिन हमें देखने को क्या मिला कि जो अनुमान था 89 सेंटीमीटर रेनफॉल का, वो 6% कम रह गया और केवल 82 सेंटीमीटर ही बरसात भारत के अंदर देखने को मिली है जून से सितंबर के अंदर। अब ये एडिटोरियल में बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स की जिसकी वजह से भारत में जो बरसात है मॉनसून की वो इस बार कम हुई है। तो हम इन फैक्टर्स को, मैं आपको सबसे पहले इन फैक्टर्स को बता दूं। पहला फैक्टर ये बात करते हैं एल नीनो की, दूसरा फैक्टर ये बात करते हैं
ला नीना की बात करते हैं और तीसरा ये फैक्टर बात करते हैं हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की। तो ये तीनों टेक्निकल टर्म हैं, यूपीएससी के लिए बहुत फेवरेट टर्म्स हैं ये सारे। तो हम एल नीनो को, ला नीना को और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को समझ लें पहले, फिर हम इस एडिटोरियल को आगे कवर करते हैं। तो आप आ जाइए मेरे साथ। सबसे पहले हम देख लेते हैं एल नीनो और ला नीना को। इस मैप में मेरे साथ आ जाइए। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है नॉर्मल ईयर और यहां पर लिखा है एल नीनो ईयर। तो 2023 में हमें क्या देखने को मिला है? एल नीनो का साल। शुरू करने से पहले हम समझ लेते हैं कि एल नीनो क्या होता है। तो पहले हम सबसे पहले नॉर्मल ईयर पर जब हम आएंगे, नॉर्मल ईयर पर यहां पर आप देख सकते हैं ये पैसिफिक ओशन है। इस भाग को हम कहेंगे वेस्ट पैसिफिक ओशन और इस भाग को हम कहेंगे ईस्ट पैसिफिक ओशन। तो नॉर्मल ईयर के अंदर देखने को क्या मिलता है? ये हमारा है साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट और यहां पर हमारी कंट्रीज होती हैं पेरू और चाइल। तो यहां पर देखने को मिलता है कि इसका जो ये समुद्री तट है पेरू का, यहां पर एक नॉर्मल एक्टिविटी हर साल होती है जिसे हम कहते हैं अप वेलिंग। अप वेलिंग का मतलब होता है कि समुद्र के अंदर का जो ठंडा पानी है, समुद्र के नीचे जो ठंडा पानी है, जो सतह पे ठंडा पानी है समुद्र के, वो ऊपर चला आता है और ऊपर की सतह पर आकर बैठ जाता है, जिससे पानी यहां पर ठंडा हो जाता है और नीचे से जब ये आता है तो अपने साथ न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट लेके आता है, जिससे मछलियां और अन्य समुद्री जीव यहां पर पहुंच जाते हैं और जो मछुआरे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा एक फिशिंग ग्राउंड बन जाता है। ये तो नॉर्मल ईयर की बात हुई। अब नॉर्मल ईयर में यहां पर जब नॉर्मल ईयर है, अपवेलिंग हुई है, तो भारत में क्या देखने को मिलेगा कि भारत का जो मानसून है वो और अच्छा हुआ है। आपको याद रखना है कि अगर नॉर्मल ईयर है तो भारत के अंदर मानसून देखने को मिलेगा कि और अच्छा मानसून हुआ है। इसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे ईयर पर, जिसे हम कहेंगे एल नीनो का साल। जैसे मैंने आपको बताया कि इस साल हमें एल नीनो देखने को मिला है। अब एल नीनो क्या होता है तो आप समझ लें। तो आपको याद है कि यहां पर जो नॉर्मल ईयर में क्या होता था, यहां अप वेलिंग होती थी, लेकिन जब यहां एल नीनो का साल होगा तो अप वेलिंग नहीं होगी और होगा क्या कि जो नॉर्मल गर्म पानी है उससे भी ज्यादा गर्म पानी यहां हमें देखने को मिलेगा। ईस्ट पैसिफिक ओशियन में जो पानी है वो ठंडा होने की बजाय और गर्म हमें देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि भारत के अंदर जो मानसून है उस पर दुष्प्रभाव पड़ेगा इससे, और बरसात भारत के अंदर मानसून में कम होगी। तो आपको ये दो ईयर मैंने आपको समझा दी, एक नॉर्मल ईयर में क्या होगा, एल नीनो ईयर में क्या होगा। तीसरा हम देख लेते हैं ला नीना का साल। 2 साल आप समझ चुके हैं, तीसरा है ला नीना का साल। नॉर्मल ईयर में भारत के मानसून पे क्या होगा कि वर्षा अच्छी होगी। एल नीनो के साल में क्या होगा कि भारत के ऊपर वर्षा कम होगी मानसून में। और अगर हम ला नीना की बात करें तो ला नीना में हमें पहले देखने को क्या मिलेगा, तो आप नॉर्मल सिचुएशन में आप मेरे साथ आ जाइए। यहां पर ये नॉर्मल सिचुएशन है। अगर मान लेते हैं कि यहां ला नीना है तो ये जो कोल्ड वाटर है ये और ज्यादा कोल्ड हो जाएगा, और ज्यादा ठंडा पानी हो जाएगा यहां पर। अब जब यहां और ज्यादा ठंडा पानी हो जाएगा तो मानसून जो भारत का होगा उसमें हमें और ज्यादा वर्षा देखने को मिल सकती है, बेटर मानसून हमें देखने को मिल सकता है ये ला नीना में। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, एल नीनो और ला नीना, कि एल नीनो में भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा मानसून में, ला नीना में क्या प्रभाव पड़ेगा और नॉर्मल ईयर में क्या होता है, अपवेलिंग क्या होता है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। अगला हम देख लेते हैं जो हमने फिनोमेना पढ़ा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का फिनोमेना हम देख लेते हैं। तो यहां पर आप नक्शे में मेरे साथ आ जाइए। ये यहां पर आप देख सकते हैं ये भारत है, यहां पर ये भारत है। अब यहां पर क्या है, ये मेडिटेरेनियन सी है। मेडिटेरेनियन सी, ऊपर यूरोप है और नीचे अफ्रीका है, बीच में मेडिटेरेनियन सी है। अब देखने को क्या मिलता है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फेब के महीने में, ये विंटर मंथ्स होते हैं भारत के अंदर, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीने में हमें देखने को मिलता है भारत के अंदर कि ये जो आप यहां देख सकते हैं कि ये चक्रवात बन रहा है एक मेडिटेरेनियन सी के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहां से जो हवा होती है वो भारत की तरफ ट्रेवल करना चालू करती है और भारत का जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है यहां पर वर्षा करती है। ये हमें देखने को मिलता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में नॉर्मली। लेकिन इस साल क्या हमें देखने को मिला है कि ये हमारे मॉनसून के साथ आया है, जो कि जून जुलाई में हमें देखने को मिला है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जिसकी वजह से आपको देखने को मिला कि पंजाब में भी और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह में बहुत ज्यादा बरसात हो गई, बाढ़ भी आ गई वहां पर। और बाकी जगह हमें देखने को मिला है भारत के अंदर कि वहां पर वर्षा कम हुई है। अब जब हमने एवरेज निकाला तो मैंने आपको बता दिया कि 82 सेंटीमीटर एवरेज निकल के आया है भारत के अंदर वर्षा का, और जो एवरेज है नॉर्मल जिसे हम कहते हैं वो है 89 सेंटीमीटर। अब आप यहां पर हमारे साथ देख लें कि भारत की जब हम बात करें तो कितनी अनइवन रेनफॉल हो रही है भारत के अंदर, तो करीबन 9% जो देश का एरिया है उसमें एक्सेसिव रेनफॉल हुई, बहुत ज्यादा रेनफॉल हुई, और करीबन 18% एरिया जो कि डबल है उसमें कम रेनफॉल देखने को मिली है हमें भारत के अंदर। तो आप ये चीज समझ सकते हैं कि क्यों
ये जो क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना है ये हमारे लिए क्यों दिक्कत साबित कर सकता है भारत के अंदर, क्योंकि जो पैटर्न फिक्स है कि कब बुआई होगी, खारिफ की बुआई कब होगी, राबी की बुआई कब होगी, ये पूरे भारत के अंदर बहुत पहले से फिक्स है कब कैसी बुआई होती है। लेकिन अब जब बरसात का इतना हमें चेंज देखने को मिला है, मॉनसून पैटर्न में चेंज देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ हमें क्लाउड बर्स्ट के फिनोमेना देखने को मिल रहे हैं, बाढ़ देखने को मिल रही है, इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो हमारी खेती पर भी बहुत ज्यादा असर डालता हुआ नजर आ रहा है। अब ये और ज्यादा उग्र होता जा रहा है। तो अब आप यहां चार्ट में इसमें समझ लें, क्योंकि यूपीएससी डायरेक्टली ऑप्शनल में पूछ लेता है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कैन लीड टू इफेक्ट्स ऑन एग्रीकल्चर फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज से हमें क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह जो हमें देखने को मिल सकते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर। तो आप यहां मेरे साथ आ जाइए। सबसे पहले अगर वो क्वेश्चन पूछता है इंक्रीज्ड वीड ग्रोथ एंड डिजीज आउटब्रेक, तो हाँ हमें देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलेगा कि वीड जो है, जो हमें ऐसी कुछ स्पीशीज होती हैं जो हमें नहीं चाहिए, अनचाही स्पीशीज होती हैं जो हमारे गेहूं के साथ उग जाती हैं, चावल के साथ उग जाती हैं, धान के साथ, वो हमें देखने को मिल जाती है। साथ ही नई बीमारियां हमें देखने को मिल सकती हैं, पौधों की, इंसानों की भी हमें देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद सैलिनाइजेशन और एल्केनाइजेशन। तो सैलिनाइजेशन आप बहुत समझ लें, सैलिनाइजेशन में क्या है कि अगर पानी के अंदर नमक है तो धीरे धीरे क्या होगा, जब हम सिंचाई करेंगे खेत की तो वो नमक मिट्टी के ऊपर जमता जाएगा और कुछ दिन में जो मिट्टी का न्यूट्रिएंट है वो खो जाएगा उस नमक के जम जाने की वजह से, मिट्टी सांस नहीं ले पाएगी, जिस वजह से हमें सैलिनाइजेशन देखने को मिलेगा, नमक आ जाना। ऐसे ही हमें एल्केनाइजेशन देखने को मिलेगा। इसके बाद न्यूट्रिएंट की जो डायनामिक्स है वो चेंज हो जाएगी, सॉइल की मॉइस्चर बढ़ सकता है, ड्राउट बढ़ सकता है। इसके बाद सॉइल की जो ऑर्गेनिक मैटर की फर्टिलिटी स्टेटस है वो कम हो जाएगा और बायोलॉजिकल हेल्थ पर भी, जो मिट्टी का बायोलॉजिकल हेल्थ है उस पर भी हमें प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सब दुष्प्रभाव हैं क्लाइमेट चेंज के एग्रीकल्चर के ऊपर, किसानी के ऊपर, जो ये हमारे खेती किसानी जो हम करते हैं उसके ऊपर हमें क्या क्या क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, ये सब बताया गया है। अब आप भारत की मैंने आपको बता दिया कि क्या इस एडिटोरियल के अंदर है। अब यहां एक चीज और देख लें कि महाराष्ट्र में हमें ड्राउट देखने को मिला है। पहले मैं आपको बता चुका कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह में जरूरत से ज्यादा बरसात हमें देखने को मिली है, जिसकी वजह से आपने देखा था कि हिमाचल के अंदर बाढ़ आ गई है और टमाटर की जो खेती थी, जो फसल थी वो बर्बाद हो गई, जिसकी वजह से टमाटर के दाम भी हमें पूरे भारत के अंदर ज्यादा देखने को मिले। इसके बाद अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, डेक्कन पेनिनसुला की बात करें, तो हम देखेंगे कि महाराष्ट्र में ड्राउट जैसी कंडीशन आ गई है, सूखा पड़ गया है वहां पर। उसके बाद छत्तीसगढ़, बिहार, कर्नाटक में भी सूखे की जैसी स्थिति बनाई है। अब आपको एक चीज और देखनी है कि अभी तमिलनाडु जो है वो कावेरी नदी का मुद्दा बहुत उठा रहा है कि कर्नाटक हमें पानी नहीं भेज रहा है, जबकि हमें देखने को मिला है कि कर्नाटक के पास खुद ज्यादा पानी नहीं है, कम बरसात होने की वजह से। अब जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो कहती है कि जैसे भारत के अंदर दो समय पे रेनफॉल होती है, एक रेनफॉल होती है साउथ वेस्ट मानसून की वजह से, और दूसरी जो हमें रेनफॉल देखने को मिलती है वो हमें सर्दियों में देखने को मिलती है, जिसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून। ये अक्टूबर से दिसंबर को देखने को मिलता है और ये सबसे ज्यादा जो वर्षा कराता है वो तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट और भारत के ईस्टर्न भाग में। तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा, आईएमडी कह रही है कि जो अब अक्टूबर से दिसंबर का जो मानसून आने वाला है, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं, वो अबव नॉर्मल हो सकता है इस बार भारत के अंदर। तो आप ये सब समझ चुके हैं कि ये क्यों एडिटोरियल लिखा गया और क्लाइमेट चेंज क्या हमारे लिए असर डाल सकता है हमारी खेती पर और हमारे जो मिट्टी है, जमीन है जिसके ऊपर हम खेती करते हैं उसके ऊपर। आगे हम चलते हैं। अब आगे हम चलते हैं विब्रियो कॉलेरा। ये यहां पर हैजा की बात हुई है, तो ये आप बैक्टीरिया देख सकते हैं। ये क्या है? ये विब्रियो कॉलेरा का बैक्टीरिया है। दो इसकी सब स्पीशीज पाई जाती हैं, एक होती है 01, एक होती है 0139। तो जो हैजा होता है वो बेसिकली फैलाया जाता है 01 वाली सब स्पीशीज के अंदर से इस बैक्टीरिया की, और जो 0139 सब स्पीशीज है ये बहुत ज्यादा रेयर होती है। अब आप यहां देख लें कि जो कॉलेरा है ये पानी से फैलता है, गंदा पानी यूज करने की वजह से और गंदा खाना खाने की वजह से, जिसमें ह्यूमन का, इंसानों का मल शामिल हो, जिसमें बैक्टीरिया हो, इन सब चीजों से हमें कॉलेरा, जिसे हम हैजा कहते हैं, ये देखने को मिलता है। सिम्टम्स आप देख लें इसके, तो सिम्टम्स क्या है? डायरिया हो जाता है, उल्टी, नौजिया होता है, डिहाइड्रेशन हमें देखने को मिलता है। ये सिम्टम्स हैं कॉलेरा के। इसके बाद इसके सीवियर सिम्टम्स अगर देखें, ये अगर अपनी स्टेज में बहुत ऊपर पहुंच चुका है तो मसल में क्रैम्प हमें देखने को मिल सकता है, मांसपेशियों के अंदर। इसके बाद जो हमारा हार्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई हमें देखने को मिलेगा, ब्लड प्रेशर हमारा कम होने लगेगा और हमें लगातार उल्टी वगैरह होने लगेगी। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये कॉलेरा की बात थी, हैजा की बात थी, मैंने थोड़ा आपको बता दिया, क्योंकि वर्ल्ड रिपोर्ट
जो आई है WHO की कोलेरा के बारे में, तो वो क्या कहती है कि डबल हो गया है पेशेंट का नंबर 2021 से अगर हम तुलना करें 2022 के अंदर। तो हम चार्ट से समझने जा रहे हैं इसे। आप आ जाइए मेरे साथ इन चार्टों के ऊपर। पहले हम चार्ट 1 देखते हैं। तो ये जो चार्ट 1 है ये ईयर वाइज रिपोर्टेड कॉलेरा के केस बताएगा आपको 1989 से 2022 के बीच में। तो यहां पर आप नंबर ऑफ रिपोर्टेड केस, कितने केस बताए गए, 2 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 14 लाख यहां पर है 1989, 2005 और 2022। तो आप यहां देख सकते हैं कि 4.72 लाख केस 2022 में, और 2021 आप यहां पर देखें, ये 2021 है, तो ये हमें हाफ दिख रहा है 4.72 लाख का। तो आप समझ सकते हैं कि जो कॉलेरा है, जो हैजा है, इसकी सिचुएशन कितनी ज्यादा डबल हो गई है पिछले साल में। ये WHO की रिपोर्ट से चार्ट है। अगला हम चार्ट देख लेते हैं। ये पहला चार्ट आप समझ चुके होंगे। अगले चार्ट में बताया गया द चार्ट शोज ईयर वाइज कॉलेरा केसेस रिपोर्टेड टू WHO अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, या कॉन्टिनेंट्स की बात करेगा। नीले से अफ्रीका, डार्क नीले से एशिया, बहुत हल्के नीले से अफ्रीका, अमेरिका माफ कीजिएगा, ओशेनिया, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह की बात करेगा, और यूरोप। तो आप यहां देख सकते हैं सबसे ज्यादा किसमें है, एशिया, अफ्रीका। ठीक है, एशिया और अफ्रीका के अंदर आप देख सकते हैं कितना ज्यादा, जो 2022 का हम बात करेंगे, कितना ज्यादा कोलेरा के केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके आगे हम चलते हैं तीसरे में। तो मैप से समझ लीजिए आप, वर्ल्ड के मैप से। तो ये जो मोर देन 100 डेथ्स हैं, ये मृत्यु बताते हैं कि कितनी मृत्यु कोलेरा की वजह से हुई है विश्व के अंदर। अगर 100 से ज्यादा हैं तो ये डार्क वाला कलर है। तो डार्क वाले कलर में हम देख लें तो नाइजीरिया में आप देख सकते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कैमरून। इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं, और इसके बाद हम 10 से 99 की कैटेगरी के अंदर आए तो पाकिस्तान, इराक, केनिया, ठीक है, ये सब हमें देखने को मिलेगा। अब 1 से 9 की कैटेगरी में आए तो आप देख सकते हैं थाईलैंड। इतनी ये डेथ्स हैं, ये मृत्यु दर है, कितनी मृत्यु हुई है कोलेरा की वजह से। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो कोलेरा है वो हमारा साउथ अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है, यहां पर जो कोलेरा रिलेटेड डेथ्स हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त हैं। तो माना यही जा रहा है कि एशिया और अफ्रीका जो रीजन है, इसके अंदर कोलेरा जो हैजा है वो बहुत ज़्यादा है, और डेथ भी हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं अफ्रीकन रीजन के अंदर। आप समझ चुके होंगे, ये हैजा के बारे में था। आगे हम चलते हैं, काउंटिंग डेथ्स इन इंडियाज प्रिजन। तो मैं आपको पहले बैकग्राउंड बता देता हूं थोड़ा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमिटी बनाई थी, इस कमिटी का नाम था प्रिजन रिफॉर्म्स कमिटी। इस कमिटी को एक काम दिया गया था, और वो काम था कि इन्हें पता लगाना है कि जो प्रिजन का रिफॉर्म चल रहा है भारत के अंदर, उसमें अननेचुरल डेथ्स जो हमें देखने को मिलती हैं किसी जेल के अंदर, वो कैसे हो रही हैं और क्या क्या कारण है इनके। तो इस कमिटी ने रिपोर्ट में बताया कि सुसाइड है इसका कारण, पॉइजनिंग है, सेल्फ इंजरी है, ड्रग का ओवर यूज है, करंट लगने की वजह से है, और जो साथी कैदी होते हैं उनके अटैक कर देने की वजह से ये सब चीज़ें आए हैं। अब यहाँ पे जब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करें तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी एक अलार्मिंग अपना लिस्ट दायर की थी, जिसमें उसने कहा था, 21 पेज की एडवाइजरी जारी की गई थी जेलों को कि हमें कैसे इन सब चीज़ों से बचना है, जो सुसाइड के केस हैं जेल के अंदर जो बढ़ते जा रहे हैं उनसे हमें कैसे निपटना है। तो यहाँ आप चार्ट से समझ लीजिए, आप चार्ट से समझ जाएंगे इसे तुरंत। ये 2021 का एक चार्ट है, तो ये नेचुरल डेथ की बात करेगा और ये अननेचुरल डेथ की बात करेगा। अब हम ऊपर से शुरू करते हैं। पंजाब की हम बात करें तो नेचुरल डेथ कितनी हुई है, 145 जेल के अंदर, और अननेचुरल डेथ की बात करें तो 7। उत्तर प्रदेश में 439 जो मृत्यु हुई हैं वो नेचुरल डेथ से हुई है। लेकिन अगर हम अननेचुरल डेथ देंगे, जैसे कि किसी को मार दिया गया, सुसाइड कर लिया गया, इन्हें हम अननेचुरल डेथ कहेंगे, तो उत्तर प्रदेश के अंदर 42, ऐसे ही आप पूरा देख सकते हैं भारत के अंदर। और इसका सोर्स है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। ये डाटा है, आप एक एक स्टेट्स का देख सकते हैं कि नेचुरल डेथ उस स्टेट में कैसे कितनी हुई है, और अननेचुरल डेथ भी हमें देखने को मिल रही है, ये भी आप समझ लें। तो जो सुप्रीम कोर्ट की कमिटी बनाई गई थी, अगस्त में बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने ये कमिटी अननेचुरल डेथ्स के ऊपर। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा है। आगे हम चलते हैं, इंडियन एयरफोर्स लाइकली टू कंडक्ट अस्त्र BVR एयर टू एयर मिसाइल बाय एंड ईयर। ठीक है, तो इस साल के ये रिपोर्ट क्या है पहले आप समझ लीजिए कि इंडियन एयरफोर्स जो है उसने 2 कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं भारत डायनामिक्स लिमिटेड को, और ये किस चीज से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो ये इंडियन एयरफोर्स जो है वो अस्त्र
बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल खरीदने जा रही है भारत डायनामिक्स लिमिटेड से। तो आप समझ लें कि क्यों इसे इस्तेमाल करने जा रहा है भारत। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्या है ये। तो आप यहां देख लें अस्त्र मिसाइल सिस्टम के बारे में। रेंज कितनी है इसकी? 70 किलोमीटर इसकी रेंज है। स्पीड कितनी है इसकी? 5555 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की इसकी रफ्तार है। बना कौन रहा है इसे? तो इसे बना रहा है भारत की ही जो कंपनी है जिसका नाम है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। अब आप यहां इसके क्विक फैक्ट्स देख लें तो ये ऑल वेदर है, किसी भी वेदर में काम करेगी और विजुअल रेंज से बाहर होके अपना अटैक करेगी, ये दिखेगी नहीं एनिमी को। और बियॉन्ड विजुअल रेंज, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं BVR, बियॉन्ड विजुअल रेंज। ये मिसाइल है, DRDO द्वारा इसका बनाया गया है इसे मिलकर, और भारत डायनामिक्स लिमिटेड इसका मास प्रोडक्शन कर रही है। और ये एयर टू एयर मिसाइल है, तो मतलब इसे जेट में, जो ये जेट आप देख सकते हैं जैसे सुखोई 30M के 3I जेट है, और साथ ही साथ हल का जो जेट है जिसे हम भारत के अंदर तेजस कहते हैं, ये दोनों जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, साथ ही साथ जो सुखोई 30M के I जेट्स हैं, इनके अंदर से इसे लॉन्च किया जा सकता है। तो इसे हम एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल कहेंगे। तो हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे? बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। आपको ये याद रखना है। इसके बाद आप एक चीज देख लीजिए कि ये इंडिजियसली बनाई गई है। किसके द्वारा बनाई गई है? DRDO। तो भारत के अंदर ये बनाई गई है DRDO द्वारा, और इसका जो मास प्रोडक्शन करने जा रही है वो है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। अब आप एक चीज देख लें, यहां ये अपने आप अपने टारगेट को लोकेट कर सकती है और उसे ट्रैक कर सकती है किसी भी एल्टीट्यूड के अंदर। एल्टीट्यूड क्या है? हाइट। जैसे यहाँ 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, जो भी हाइट है उस हाइट के ऊपर ये अपने टारगेट को लोकेट कर सकती है और जाकर उस पर अटैक कर सकती है। अब आपको समझना है कि क्यों इंडियन एयरफोर्स, अभी हम न्यूज़ जब रोज कवर कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि कभी इंडियन आर्मी कुछ ले रही है, कभी इंडियन नेवी को कुछ दिया जा रहा है, कभी इंडियन एयरफोर्स कोई नई मिसाइल सिस्टम अपने ऊपर कर रही है। तो आप यहाँ रीजन समझ लें कि वर्ल्ड के अंदर देखने को मिलता है कि जो टेक्नोलॉजी है डिफेंस के अंदर वो बढ़ती जा रही है। अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए भारत से करीबन 6 जनरेशन आगे चल रहा है अपने वेपन सिस्टम के अंदर। और भारत में जो वेपन लाए जाते हैं वो अभी तक क्या होता था, पिछले 60 साल 50 साल से भारत के अंदर होता था कि वेपन को बाहर से लाया जाता था, जैसे सोवियत संघ से पहले, फिर रशिया से, यूएसए से, इजराइल से, फ्रांस से। लेकिन अब भारत द्वारा कोशिश की जा रही है कि भारत जो डिफेंस का सामान बनाता है उसमें आत्मनिर्भर बन जाए और भारत की जो लोकल कंपनी है और लोकल जो एंटरप्राइजेज हैं ये ही सब मिलकर भारत के अंदर ही टेक्नोलॉजी डेवलप करें और भारत के अंदर ही पूरा इंडिजिनियसली इसे डेवलप किया जाए इन मिसाइलों को। तो ये कोशिश है भारत की। अब यहाँ दिक्कत हमें क्या देखने को मिलती है कि जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होता है वो ऐसे ही नहीं होता है, उसके लिए भारत को रिसर्च के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। और अगर भारत रिसर्च के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है तो जो फंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देने पड़ेंगे और टाइम हमें बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन जो रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी, वहाँ पर देखने को मिलता है कि भारत के अंदर जो रिसर्च पे पैसा दिया जाता है वो अगर हम बाकी देशों से कंपेयर करें तो वो बहुत कम दिया जाता है, जिस वजह से भारत के अंदर जो रिसर्च हो पाती हैं, अगर हम पर्टिकुलरली डिफेंस की बात करें तो डिफेंस के अंदर जो रिसर्च हो पाती हैं वो बहुत कम हो पाती हैं। लेकिन अब भारत इस दिशा में बढ़ रहा है आगे और आत्मनिर्भर, अपना डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। और अलग अलग, जैसे इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी या इंडियन आर्मी, तीनों कोशिश कर रहे हैं कि वो भारत में ही बने हुए सामान का इस्तेमाल करें। और आप एक और चीज समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कि आगे चल के कभी वॉर होती है तो वॉर की सिचुएशन में हमें देखने को मिलेगा कि मान लीजिए कि यूएसए से भारत कोई सामान खरीदता है लेकिन यूएसए ही भारत के साथ वॉर में है, और तो उस समय पे भारत के पास वेपन होगा ही नहीं। अगर भारत खुद इन्हें बना लेता है तो, और आर्मी इन्हें इस्तेमाल कर लेती है, इस्तेमाल करना जानती है, ट्रेनिंग कर चुकी है इनके ऊपर, तो भारत के लिए बहुत आसान हो जाएगा उस वेपन का मास प्रोडक्शन करना, अगर भारत के पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। ये आप आज के न्यूज़पेपर से समझ चुके हैं। आपको आज का वीडियो हमारा कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को जरूर लाइक करिए ताकि और लोगों तक ये वीडियो रिकमेंड की जा सके। आज के न्यूज़पेपर से बस इतना ही था। आज के लिए धन्यवाद। अपना बहुत ख्याल रखिए।